नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, चुनौती और तैयारी भी बढ़ती जा रही है। आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ बताया कि जो 170 जिले हैं पूरे देश में वो हॉटस्पॉट हैं, जबकि 207 जिले ऐसे हैं जो नॉन हॉटस्पॉट हैं। अगर आप इसकी तुलना करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉन हॉटस्पॉट जिले हैं अभी भी उनकी संख्या ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन जिलों को हमें कतई हॉटस्पॉट नहीं बनने देना है। लेकिन कल जो मुंबई से तस्वीरें सामने आई और आज जो दिल्ली के निगमबोध घाट के बगल में यमुना के किनारे से जो तस्वीरें सामने आई वो ये बता रही हैं कि हम इस लॉकडाउन को लेकर, हम इस सेल्फ आइसोलेशन को लेकर कतई गंभीर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम कतई गंभीर नहीं है। और इसीलिए बार बार यह चेतावनी दी जा रही है, बार बार यह एडवाइजरी जारी की जा रही है कि कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करिए, वरना हालात बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सवाल यह है कि जब कल ही मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हमने देखा था कि कितनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई, आज यह पता लगा कि साहब वो एक साजिश के तहत किया गया था। वो कॉल पहले से किया गया था। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, उससे कई सारी पूछताछ की जा रही है। उससे कोई सबक दिल्ली ने नहीं लिया और दिल्ली में निगमबोध घाट के यमुना किनारे वैसी ही भीड़ इकट्ठी हो गई। सवाल यह है कि हम सबक क्यों नहीं ले रहे हैं, सवाल यह है कि हम एकजुटता क्यों नहीं दिखा रहे हैं, जबकि हमको पता है कि यह चुनौती कितनी गंभीर है। आंकड़े आप जानते हैं, तकरीबन 12,000 आंकड़े होने को हैं, 11,900 के पार, 11,903 के आसपास स्थिति खड़ी हुई है। ये कभी भी 12,000 को पार कर सकती है। 392 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो थोड़ा सा अच्छे संकेत देने वाला आंकड़ा है वो ये कि 1,304 लोग ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं, कोरोना से लड़कर वो वापस सामान्य जिंदगी की तरफ भी लौटे हैं। लेकिन लड़ाई लगातार चुनौतीपूर्ण हो रही है, हर तरफ से यही बात कही जा रही है। और इसी चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने, देश की सरकार ने 19 दिन और लॉकडाउन रखने का फैसला किया, जिसे हम लॉकडाउन 2 के नाम से जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जो धरातल है उस पर स्थिति नहीं बदल रही है। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां जमकर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और यही उल्लंघन बाकी लोगों के लिए खतरे का संकेत, खतरे की चुनौती दे रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिनिधि विनोद सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गौरव चंदेल सम्मानित विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और प्रवक्ता योगेश वर्मा हमारे साथ लाइव मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले योगेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। हमें यह बताइए कि आज हमने देखा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फला पार्टी से जुड़ा है, वो फला पार्टी से जुड़ा है, उसने कॉल किया था और उसके कॉल पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। हमारा सवाल यह है कि जो प्रशासन था मुंबई में वो क्या कर रहा था और अभी भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? सबसे बड़ी चिंता यह है योगेश वर्मा, आखिर किसकी जवाबदेही, किसकी चिंता है ये? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में नेतृत्व है, वो नेतृत्व स्थिति को फेस करने में मुझे तो लगता है नाकाम। ये जो शख्स है इसने 6 तारीख को वीडियो अपलोड किया अपने फेसबुक पे और 6 तारीख से ये बता रहा है कि मैं सबको फ्री में बस दूंगा जाने के लिए, फ्री में बस दूंगा जाने के लिए। कई सारे लोगों ने ऊपर तक की, फिर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद एक सुनियोजित तरीके से वहां पर पहले राशन का ट्रक भेजा गया जी, पहले राशन का ट्रक भेजा गया जी जी। फिर वो राशन के ट्रक से राशन लेने के लिए बाजू के झोपड़पट्टी के लोग इकट्ठा हो गए। फिर उनको बोला गया एक और ट्रक आ रहा है, ऐसा सुन के और कई झोपड़पट्टी के लोग इकट्ठा हो गए, 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हुए। इतने में उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा ऐसे उठाना कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने माइग्रेटेड लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो इसके लिए भीड़ इकट्ठा, ऐसा चित्र बनाने की कोशिश हुई।
लेकिन मुंबई में बहुत जागरूक लोग हैं। उन्होंने फौरन ये वीडियो पुलिस को और बाकी सभी लोगों को भेजे। मुझे तो आश्चर्य है कि एक कोई क्रिमिनल कहीं पे सोचता है जी कि मैं एक क्राइम करूं और पुलिस उसको पकड़ लेती है। और ये इतने दिनों से वीडियो जगह पे सर्कुलेट हो रहा था और पुलिस को समझ में नहीं आया। तो ये तो अधिकारियों के फेलियर है, ये तो प्रशासन के फेलियर है। अब योगेश वर्मा जी अभी आपने कहा कि एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई इस वीडियो के जरिए। हमारा प्रश्न ये है कि ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किसने की, साफ शब्दों में बोलिए, और जिसने की क्या उनके खिलाफ भी कोई गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि सदी की भीषणतम चुनौती का सामना पूरी दुनिया, पूरा भारत कर रहा है। मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे बताया जा रहा है। ऐसे में भी बकौल आपके कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक फायदा लेने या देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसे कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? भाई फिर गंभीर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस चुनौती से ज्यादा बड़ी चुनौती तो ये मानसिकता है जो हर चीज में राजनीतिक नफा नुकसान ढूंढती है। योगेश वर्मा जी, लोगों की जान के ऊपर, लोगों की जान के कॉस्ट पे अब ये गरीब लोगों के बीच लोग कोरोना वायरस के पेशेंट में घूम रहे होंगे और लोग बांट रहे होंगे कोरोना। ऐसा आपने को पता लगेगा कि वो 5 झोपड़पट्टियों के अंदर सैकड़ों लोगों को कोरोना हो गया। और आप, मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति, एक सिंगल कोरोना का पेशेंट 100 लोगों को कोरोना बांट। ना सर, वो सारी बातें ठीक, ना वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उस बात का आप विस्तृत उत्तर नहीं दे रहे। हमें ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि एक राजनीतिक साजिश या एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई, कौन लोग हैं जो वो राजनीतिक लाभ इस चुनौतीपूर्ण समय में भी लेना चाहते थे? ये बताइए ना सर, कौन लोग लेना चाहते थे वो राजनीतिक लाभ? इस प्रकार से आदित्य ठाकरे का ट्वीट आया और ट्वीट पे सीधा सीधा उन्होंने केंद्र सरकार की बात की। उसी के बाद में तुरंत ही उद्धव ठाकरे जी का और ट्वीट आता है और उसके बाद में वो भी यही बात, मतलब उनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। उनको वो बात को खोल कर जाते हैं कि एक इतनी बड़ी साजिश हुई है और मैं ऐसे साजिश करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, ये बोलने की जगह पे उन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया। ना तो अब सवाल ये, ना योगेश जी देखिए, सवाल ये, हम थोड़ा जिम्मेदारी से बात करें। सवाल ये है कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना इस चुनौतीपूर्ण वक्त में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर जवाबदेही थी इन लोगों को आश्रय देने की, घर देने की, इनके भोजन का प्रबंध करने की, ऐसे ही लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी कर रहे थे? हमने कल 8 बजे जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने आए तो हमने तो कोई दूसरी चीज सुनी। हमने तो यह सुना कि वो ये कह रहे थे कि ये लॉकडाउन है, लॉकअप नहीं है। हमने तो यह सुना कि वो ये कह रहे थे कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम भोजन का प्रबंध करेंगे, हम रहने का प्रबंध करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये बताइए ना। कमरे में बंद रह के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आखिरी व्यक्ति के साथ बात करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल से भी बात करना पड़ेगा। जो भी टेक्निक आपके पास उपलब्ध है, नहीं ये सब करना पड़ेगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार ऐसा नहीं कर रही? सवाल ये, क्या महाराष्ट्र की सरकार ये सब नहीं कर रही है? इसमें नाकामयाब है, अलबत्ता इसके वो राजनीतिक करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के आंकड़े तो यही बताते हैं, पूरे देश में भारत नंबर 1 है कोरोना में, पूरे देश में नंबर 1 आंकड़े। हम दोबारा आपके पास आएंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि विनोद सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, वो आपकी बातों का उत्तर देंगे। विनोद जी, हमें बताइए, कल भी हमने इस विषय पर बात की, हम दिल्ली पर अब से थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए कल की तस्वीरों को, और आज दिल्ली में भी उसी तरह के हालात, कुछ वैसे ही हालात बन गए। हमें बताइए कि क्या महाराष्ट्र में जो आपके समर्थन से सरकार चल रही है, सरकार में भागीदार आप हैं, क्या इतनी गैर जिम्मेवार सरकार चल रही है? बीजेपी के जो महाराष्ट्र यूनिट के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि साहब इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी राजनीतिक लाभ की आप लोग सोच रहे हैं, जिन पर आश्रय देने की, भोजन देने की जिम्मेदारी है वो नफा नुकसान के खेल में लगे हुए हैं। सही है क्या ये?
राजीव जी, ये पूरी तरीके से निराधार है, इसका कोई तुक नहीं है। और इस ऐसे जब ये शताब्दी का इतना बड़ा संकट है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कई राजनीतिक लाभ, ये बताइए जब वहां कांग्रेस समर्थित सरकार है जो दिन रात काम कर रही है सर इसमें नहीं तो उसका राजनीतिक ये लाभ सर किसको मिलेगा? ये आरोप कोई निराधार तो नहीं है ना, हमने तो तस्वीरों में देखा, आपने भी तस्वीरों में देखा कि 2-2.5 हजार आदमी बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गया। आज विनय दुबे नाम के एक शख्स की पहचान उजागर हुई। 6 तारीख से वो वीडियो सोशल मीडिया पर है, योगेश वर्मा जी ये बता रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर में वो कह रहे हैं कि कमरे में बैठकर कुछ नहीं होगा, आपको सड़क पर निकलकर देखना होगा। महाराष्ट्र में कहां सरकार सड़क पर निकलकर देख रही है? अगर देखती तो वो तस्वीरें नहीं आती जो कल आई थी। राजीव जी, इनके मुख्य सहयोगी नीतीश जी की पार्टी का स्टैंड है, उन्होंने भरपूर प्रशंसा की है उद्धव जी की, महाराष्ट्र सरकार की। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए 18-18 घंटे काम उद्धव जी कर रहे हैं। पहली बात तो इन लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरी बात देखिए, कल घटना ऐसे लोग, ऐसी भीड़ सूरत में भी निकल आई थी, अहमदाबाद में भी निकल आई थी, और रात को 8 बजे किसी भी प्रशासनिक चूक की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। और 3 FIR अभी तक हो चुकी हैं। एक मराठा का पत्रकार है एक चैनल का, उनके विनय दुबे जो ये है, और 500-600 लोग जो इन्होंने ये भूमिका जिनकी थी इसको भड़काने में। अब इससे देखिए संशय कहां से उत्पन्न होता है राजीव जी। रेल मंत्रालय, मैं यही शुरू से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो लेकिन उसको समग्रता में देखते नहीं है, उसका व्यापक असर कैसे होगा। किसी का भी अलाइन कहीं से भी हो सकता है, किसी भी पार्टी, किसी विचारधारा के से, लेकिन ऐसे लोग जो उकसाने और बहकाने की बात करते रहते हैं, वो बहुत छुटभैया स्तर के नेता रहते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको बल कहां से मिलता है? उनको बल वहां से मिलता है जब अभी आपको मालूम है 15 से 30 तारीख तक रेल मंत्रालय टिकट की बुकिंग कर रहा था, तो उनको लगता है हम चले जाएंगे। DGCA का क्या आया, कई एरोप्लेन ने भी बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपको छोटा सवाल ऐड ऑन करिए, आप भी बोलिएगा, आप जो बोलेंगे हम योगेश वर्मा जी से उसका आंसर लेंगे। हमारे साथ 2 प्रतिनिधि और जुड़े हुए हैं, गौरव चंदेल साहब, अजय शर्मा जी, हम उन्हें भी जोड़ना चाहते हैं। आप नहीं, हमें एक चीज नहीं पता लग रही है सर, कल भी हमने बात की, आज योगेश जी हमारे साथ हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार कमरों में बैठी है, कमरों में बैठकर इतनी बड़ी चुनौती से जो है वो नहीं लड़ा जा सकता है, अभी योगेश जी ने कहा। आप उत्तर में ये कह रहे हैं कि साहब कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, आखिर रेलवे ने, DDCA ने क्यों बुकिंग शुरू कर दी? तो कुल मिलाकर इस चुनौती को छोड़कर आरोप प्रत्यारोप का गेम ही है ना विनोद जी। वो आपकी कमी बता रहे हैं, आप उनकी कमी बता रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती है। 1, 2, 4, 10 कैरियर भी। अब देखिए प्रधानमंत्री ने जो सबसे आखिरी संबोधन किया कल 14 तारीख को, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलाके में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि इलाके में, किसी भी इलाके में अगर एक भी कोरोना का पीड़ित संक्रमित पाया जाएगा तो उस इलाके को कंप्लीटली लॉकडाउन किया जाएगा और सारी कड़ाई वहां पर की जाएगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर लेते हैं। विनोद जी, मैं बता रहा हूं राजीव जी, देखिए बोलिए। प्रदेश में लोग भीड़ अनियंत्रित होके सड़क पर आ जाए, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे गुजरात, हम इस पर राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति का समय नहीं है। और योगेश जी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं तो इनको गृह मंत्रालय से और प्रधानमंत्री मोदी जी से कहला देना चाहिए। दोनों लोग एड्रेस करते हैं, दोनों सरकारें, केंद्र सरकारें, सारी प्रदेश सरकारें की महाराष्ट्र सरकार संतोषजनक काम नहीं कर रही। देखिए ये पूरी तरीके से झूठ की राजनीति है। महाराष्ट्र बीजेपी की यूनिट, और इसके 2 दिन पहले से आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी बदहवास होकर कैसे कैसे ट्वीट कर रहे थे, इनकी नेता पंकजा मुंडे, और ये लोग कहते हैं राजनीति आपको दूसरे लोग करते हैं। ऐसे समय में राजनीति को जन्म कौन देता है, राजनीति की शुरुआत कौन करता है? उत्तर प्रदेश में घटना हो, दिल्ली में आपके नाक के नीचे घटना हो, आप कंट्रोल करने में फेल हो जाए तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और एक सरकार जो दिन रात लोगों की सेवा में लगी है, 18-18,
20-20 घंटे काम कर रही है। अगर कहीं पर भी चूक हुई तो उसको तुरंत FIR करा के योगेश वर्मा जी, अब जल्दी से जवाब सुनते हैं सर, दो मेहमानों को और जोड़ना है। विनोद जी आपकी बात पर जल्दी से जवाब लेते हैं। योगेश वर्मा जी आंसर करिए। वो ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ये कह रहे हैं कि जो रेलवे मिनिस्ट्री ने किया, जिस तरह से ट्रेन की बुकिंग चालू हुई, जिस तरह से हवाई जहाज की बुकिंग चालू हुई, उस चक्कर में ये सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इनकी महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको लग रहा है कि साहब वो केवल राजनीतिक लाभ देख रही है। आंसर करिए। कल की भीड़ में एक भी आदमी ब्रीफकेस लेकर के नहीं आया था। सब अकेले आए थे और सिर्फ राशन लेने के लिए वहां पर इकट्ठा थे। और इसके चित्र को अपने वो समझ गया, पहले उनको लगा कि 200-300 लोग आएंगे। जब ये 4-6 हजार लोग आ गए, प्रेस ने इसको जांच किया तो आपने देखा कि सरकार के पसीने छूट गए। सरकार के अब उसको ये माइग्रेंट करके एक पत्रकारों का भी एक समूह है जो इस कैंपेन को चला रहा है, जिसकी मदद विनय दुबे कर रहा था। जिस प्रकार से दिल्ली में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम बसें लगाने वाले हैं और हम आपको यूपी भेज रहे हैं, और उन्होंने वहां पर 1000 लोगों का पलायन यूपी की तरफ करा दिया। इसी प्रकार का एक साजिश महाराष्ट्र में, और आपने देखा ये विनय दुबे एनसीपी के साथ ज्वाइंट है। 4 दिन पहले वो जो यहाँ के गृह मंत्री है उनको 25,000 रुपए का चेक देने जाता है। इसके लगातार आप वीडियोस देखो तो ये दिन रात मोदी जी को गाली देने का काम करता है और इस सरकार को अप्रिसिएशन करने का काम करता है। एक हार्डकोर कार्यकर्ता, एक हार्डकोर नेता, वो इतना छूट दे दिया आपने उसको कि वो इस प्रकार के लोगों से अपील करे और लोग इकट्ठा भी हो गए। और एक चित्र आपको ये प्रदर्शित करना था कि देखो ये माइग्रेंट वर्कर लोग कितने दुखी हैं, जबकि आपने ये षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र के अंदर कौन कौन लोग हैं? योगेश जी आप कह रहे हैं कि जो मॉडल, योगेश जी आप कह रहे हैं कि जो मॉडल दिल्ली में रचा गया कि साहब माइग्रेंट कह के आपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को भिजवा दिया या भेज दिया, वही मॉडल मुंबई में रचने की कोशिश की गई। यही कह रहे हैं योगेश वर्मा जी? अपनी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र क्यों रचेगा? नहीं, विनोद जी आंसर करिए ना, वो सही बात कह रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि साहब, वो कह भी रहे हैं कि दिल्ली में पहले ही एक मॉडल हो चुका है, वही मुंबई में करने की कोशिश की गई। वो एक बात कह रहे हैं जो सही भी लग रही है प्रथम दृष्टिया। वो ये कह रहे हैं कि घर जाने के लिए आदमी सामान लेकर साथ आता है। कल जो भीड़ वहां पहुंची उसके हाथ में किसी भी तरह का कोई लगेज नहीं था, वो केवल राशन लेने के लिए इकट्ठी हुई थी। वो अपने आरोप की गंभीरता इससे भी बता रहे हैं विनोद जी कि वो जो विनय दुबे नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है उसके एनसीपी से ताल्लुक होने के कुछ सबूत मिले हैं। ये क्या है सिवाय इसके कि साहब राजनीतिक नफा नुकसान, एक सरकार को बदनाम करने की कोशिश, इसी तरह से चीजों को देखा जाए? मैं देता हूं। देखिए राजीव जी, अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई राजनीति ऐसी अस्थिरता का माहौल क्यों पैदा करेगा? सवाल नंबर एक, कोई जिम्मेदार नेता। दूसरी बात, कोई छुटभैया नेता अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए, मैंने पहले भी कहा, ऐसा करता है तो उसके ऊपर FIR हो चुकी है, कठोरतम कार्रवाई होगी। ये महाराष्ट्र की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल नहीं है जो दिल्ली की धरती पर लोगों को गोली मारने के लिए और हिंसा फैलाने की बात करें। क्या बात करते हैं ये लोग? आप नरेंद्र मोदी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने का काम करते हैं, खुलेआम हिंसा भड़काने का काम करते हैं। परोक्ष रूप से इनके सारे लोग, इनके सारे एक्टिविस्ट, इनके सारे केवल हिंसा की बात करते हैं। योगेश वर्मा जी से जवाब लेते हैं। योगेश वर्मा जी आंसर करिए। मोदी जी का नाम आपके मुंह से लेने की आपकी औकात भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में आंकड़ा बता रहा है सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और आप रोज सुबह जाके चैनल देखो, सैकड़ों गाड़ियां रोज हाईवे पर पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? मेरे पास उसके सबूत है। मैं रोज ट्वीट कर रहा हूँ, रोज उसके फोटोज भेज रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में। अरे आप ट्वीट करेंगे? नागपुर वाले क्या कर रहे हैं? मजाक हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। नागपुर वाले क्या कर रहे हैं? यूपी में क्या कर रहे हैं? सूरत और अहमदाबाद में भी हुआ। कल सूरत और अहमदाबाद में इसी तरीके की भीड़ हुई। ये सवाल राजनीति करने का नहीं है। आपको बोलना चाहिए। जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं है। आप हम विपक्ष है महाराष्ट्र में, हम आपसे सवाल कर सकते हैं। अरे गुजरात में बताइए, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात के कल कई शहरों में इस तरीके की भीड़ आ गई। एक सूरत में मात्र 100 लोग आए थे
और वो राशन के लिए आए थे और तुरंत उनको उसका मुहैया हो गया था। ठीक है विनोद जी योगेश जी, हम अपने बाकी दो मेहमानों को और शामिल कर ले, फिर आपकी तरफ रुख करेंगे। विनोद जी, योगेश जी, कृपया करके बने रहिएगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, अजय शर्मा जी और गौरव चंदेल साहब। अजय शर्मा जी, पहले आप प्रतिक्रिया रखिएगा कि इतने चैलेंजिंग और इतने संवेदनशील वक्त पर भी जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे की नुक्ताचीनी या फिर सियासत से बाज नहीं आ रहे। हमारा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति रहेगी तो कोरोना को लेकर जो फाइट हम कर रहे हैं एकजुटता के साथ, आपको नहीं लगता कि उस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा और वो लड़ाई और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, वो स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो जाती है जब मुंबई के बाद, जिस पर इतनी सारी बात और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है अजय जी, वो वैसी ही कुछ तस्वीरें दिल्ली में भी दोहरा दी जाती हैं। अभी हमने आनंद विहार पे देखा था कुछ दिन पहले, लेकिन आज की तस्वीरें दिल्ली के निगमबोध घाट के पास यमुना के किनारे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे समझाना बुझाना पड़ा और फिर बसों में बिठालकर डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, ले जाना पड़ा। ये क्यों हो रहा है सर? राजीव जी, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो दिल्ली में जो हमने पहले भीड़ देखी थी उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। आज लॉकडाउन जो दूसरे फेज में है, हमारा दूसरा लॉकडाउन है, 21 दिन का लॉकडाउन हम देख चुके हैं, दूसरा ये है जी। जिस व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसके ऊपर आज लोग एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है या इस तरह से बातें की जा रही हैं, जबकि कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि विनय जो नाम का युवक है, जो वहां पर एक अपना एक सामाजिक संगठन चलाता है, उसने जो है एक अफवाह फैलाई, क्योंकि एक जब आदमी की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो इस तरह की चीजें करता है। उसने एक मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि वाराणसी का रहने वाला व्यक्ति जो कि पहले शहरी उत्तरी जो विधानसभा सीट है वहां से एनसीपी पर चुनाव लड़ चुका है, उसके बाद वो मुंबई आता है। मुंबई आकर जो है वो जो हसरत वो पाले हुए था कि मैं मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, यहाँ आकर एक उत्तर भारतीय महापंचायत के नाम से स्वयंसेवी संगठन बनाता है, उसमें जुट जाता है, लोगों इकट्ठा करता है, फिर भी उसकी जो राजनीतिक इच्छा वो खत्म नहीं होती है। फिर वो मुंबई में जो कल्याण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ता है, फिर भी हार जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, उसने वहां के लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और अपना बाहुबल या अपनी लोकप्रियता दिखाने की कोशिश की और हितैषी बनकर उभर कर आने की कोशिश की कि मैं मुंबई के अंदर अपनी पहचान बना दूं। ठीक है। तो जो ये जो उसकी एक कोशिश थी कि ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को एक्सपोजर दे दूं, और आज वही हो रहा है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। आज हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया कि विनय कौन है। और इससे पहले इतना लोगों पर इतना एक्सपोजर नहीं था उसको लेकर, लेकिन आज पता है। तो अब हम उसको एनसीपी से तार जोड़ें या हम कांग्रेस को उसको कटघरे में खड़ा करें या बीजेपी के उस पर कटघरे में खड़ा करें, बीजेपी इस पर सफाई दे या बीजेपी इस पर वो लगाए, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा एक व्यक्ति ने बहुत ही स्मार्टली और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ लोगों को बरगलाया, फुसलाया और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पुष्ट करने के लिए उसने खेल खेला। सवाल ये कि एक व्यक्ति अपने सारे मंसूबों में कामयाब होता रहा, ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण वक्त पर जो पूरा सिस्टम था या है वो क्या कर रहा था? सवाल तो ये है। अभी योगेश जी कह रहे थे अजय जी कि 6 तारीख से उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर पूरी निगाह रखी जा रही है। जो आप कह रहे हैं वो सारी बात सही है, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा था? देखिए, योगेश जी की बात वो एकदम सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वो ट्रेवल कर रहा था, वो आह्वान कर रहा था। तो ऐसे में जो एक सिस्टम है जिसे हम प्रशासन कहते हैं या जो सोशल मीडिया पे निगाह रखता है या एलआईयू की हम बात करते हैं, वो कर क्या रहा था कि लॉकडाउन समय में कोई ऐसी अफवाह ना फैले। और अफवाह के ऊपर जो है हमने उत्तर प्रदेश में देखा काफी एफआईआर लिखी गई है या इतनी सारी बातें कही गई, अफवाह ना फैले या फेक न्यूज ना हो। तो ऐसे में तो सिस्टम का फेलियर है ना। तो सिस्टम का फेलियर है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी इसको लेकर। तो उससे तो सवाल पूछा जाएगा और सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में है। जल्दी से विनोद जी आंसर करिए, तुरंत विनोद जी आंसर करिए, एकदम आंसर करिए, फिर हम अश्वनी शाही साहब को भी जोड़ेंगे। आंसर करिए विनोद जी। भाई सवाल तो पूछा जाएगा अगर नाकामी होगी तो, यही बात अजय शर्मा जी कह रहे हैं। विनोद सिंह जी, शायद विनोद सिंह जी के पास आवाज नहीं। विनोद सिंह जी, आपने अजय जी की प्रतिक्रिया सुनी? अगर सुनी तो कृपया करके आंसर करें।
हाँ, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो उसको उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं पर भी हो। लेकिन क्या है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए राजीव जी। अगर घटना यूपी में होती है, गुजरात में होती है, तो आप उसको दूसरा नाम देंगे, और किसी दूसरे प्रदेश में होती है गैर भाजपा, जहाँ पर गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, तो आप उस पर राजनीति करने लगेंगे। और राजनीति कौन करता है? पूर्व मुख्यमंत्री जो वहां पर है, उन्होंने 2 दिन पहले ही ट्वीट करने का काम किया और सरकार पर सवालिया निशान लगाने का काम किया। एक तरफ प्रधानमंत्री केंद्र सरकार कहती है, समन्वय की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसे जो फेल हो चुके राजनीति में हारे हुए लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस संकट के समय में भी आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं। ये चिंताजनक है। ठीक है। अश्वनी शाही साहब, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप जो कह रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात, इस पर हम उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज एक और हरकत हुई है कि मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों पर और डॉक्टर्स पर हमला किया गया है। 2 स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। अब सवाल ये है, पहले भी इस तरह की बेहूदगी भरी हरकतें हो चुकी हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ। प्रधानमंत्री से लेकर साधारण व्यक्ति तक ये मान रहा है कि ये वॉरियर्स हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं उस चुनौतीपूर्ण समय में। ऐसे वक्त में भी इनके साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम देना ये क्या दर्शाता है, हमें समझ में नहीं आता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं और एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है। रासुका इन पर लगाई जाएगी, ये कहा है। हम एक बार जरा चंदेल साहब को जोड़ते हैं और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और क्या ये नज़रिया है कि अलग अलग प्रदेश की घटनाओं को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, इस पर आएंगे। लेकिन चंदेल साहब ये बताइए कि बात ये है कि ये गलती करें या वो गलती करें, केस महाराष्ट्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली के आनंद विहार में हो, फिलहाल तो चुनौती ऐसी है कि चूक कहीं भी होगी तो खामियाजा पूरा मुल्क भुगतेगा। ये बात हमारे राजनीतिक दल क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? और चंदेल साहब, अभी भी जो संवेदनशीलता, जो सिंसियरिटी चाहिए, जो एकजुटता चाहिए इस चुनौतीपूर्ण वक्त में, वो क्यों नहीं आ पा रही है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी आंकड़े बढ़ना चालू हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, बहुत चिंताजनक है। और जैसा भी अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंस महाराष्ट्र में निकल करके आया, उसके बाद अभी आज यूपी में भी इस तरीके की कुछ हरकत हुई जहां पे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर्स और पुलिस वाले हैं उन पर अटैक किया गया। तो मैं महाराष्ट्र से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं या कुछ कोई पार्टी किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बहुत हद तक अगर इसको इंसिडेंट को समझने की कानूनी तौर पर कोशिश करें तो हमारा संविधान जो है वो यूनियन और स्टेट के जो रिलेशन है उसको आप 245 200 से लेकर 254 अनुच्छेद के बीच में जान सकते हैं। उसके अंदर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो स्टेट की होती है, राज्य की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जो कि अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। ये चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, ना कि कोई आरोप प्रत्यारोप करके किसी पार्टी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बात रही जहां तक कि कहां लोग अपने आप निकल करके आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है। ये कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से किसी अराजक दल की बैकिंग होती है जो इस तरीके के कार्य करने पर उन लोगों को मजबूर करती है या उकसाती है या किसी तरीके का कोई टेम्पटेशन प्रोवाइड करती है। अभी पिछले कुछ दिनों में भी देखें तो आदित्य ठाकरे जी ने तो क्लियरली बोल दिया था कि सरकार को एक रोड मैप बनाना चाहिए कि जिस तरीके से इन लोगों को यहां से लेकर के इनके ट्वीट कर दिया था उन्होंने, तो चंदेल साहब ट्वीट कर दिया था। जी बिल्कुल, इस ट्वीट में उन्होंने क्लियरली लिखा था कि ऐसा कोई रोड मैप बनाया जाए जहां से इन लोगों को अभी इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए। जब मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा था तो मुझे ये चीज इसके अंदर से निकल के आ रही थी कि पिछला भी अगर इतिहास देखा जाए शिवसेना का तो वो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा इसके साथ कनेक्ट करके सोचने की कोशिश कर रहा था और बहुत हद तक मुझे ये रियलिस्टिक लगा कि ऐसा हो सकता है कि ये करने की कोशिश की जा रही हो। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि इन लोगों को घर या शेल्टर की जरूरत नहीं है, इन लोगों को मतलब खाने या शेल्टर की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, इन लोगों को घर जाने की जरूरत है। और जो सूरत में भी जो रॉइट्स हुए हैं वो भी यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि
ढंग से इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रही है। इसलिए देखिए, सबसे पहली बात तो यूनियन गवर्नमेंट बहुत बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी समय समय पर रूबरू होते रहे हैं जनता से और अपील करते रहे हैं कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन स्टेट के अंदर का जो रूल है, स्टेट के अंदर का जो लॉ है और मैनेजमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इस चीज को लुक आफ्टर करने के लिए एक तो 144 जब लागू है, और महाराष्ट्र एक इकलौता ऐसा स्टेट है, अगर आप इंडिया के मैप पे देखेंगे तो अपने आप में एक हॉटस्पॉट बन के नजर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे स्टेट के अंदर इतने सारे लोग कैसे गैदर हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में चंदेल साहब, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर हम अश्विनी शाही साहब को जोड़ना चाहते हैं। शाही साहब, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर, प्राइम एजेंडा में। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले विनोद जी आपकी बात का जवाब दे दें, क्यों इसे आलोचना के तौर पर लिया जा रहा है? ये एक विश्लेषण है और ये एक ऐसी चुनौती है, बार बार हम कह रहे हैं कि चूक कहीं भी होगी खामियाजा पूरा मुल्क भुगतेगा। ऐसी संवेदनशील चुनौती में भी हम क्यों सही से चीजों को विश्लेषित नहीं कर पा रहे हैं? विनोद जी, ये आंसर करिए जो अभी चंदेल साहब ने कहा, क्यों सिर्फ आलोचना के परिप्रेक्ष्य में या कमी के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा जा रहा है? नहीं, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त विचार है। देखिए, जब कल शाम को ही बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी विस्तृत पक्ष जो है मुख्यमंत्री जी ने वहां महाराष्ट्र सरकार का रखा, अपनी भूमिका का रखा, प्रदेश की सरकार का, केंद्र की सरकार का रखा, दोनों के बीच में समन्वय और ज्वाइंट साझा कार्यक्रम की बात, रोड मैप की उन्होंने बात की और सारे सवालों का जवाब दिया। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, घटनाएं कहीं की हो, किसी भी स्तर पर चूक हो, तो उसको एक ही नजर मेरिट पर देखना चाहिए। ऐसे लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो भाजपा में तो हजारों लोग, भाजपा की आईटी सेल की बुनियाद ही ऐसे प्रोपोगेंडा पे खड़ी है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे लोग। एक पक्षी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। और सरकार क्या करेगी? सरकार ने उस आदमी की जवाबदेही सुनिश्चित की, FIR कर दिया, और आप देखिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये महाराष्ट्र की सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो उसके ऊपर जवाबदेही है तो उसको टोपी और आरोप ट्रांसफर करने का काम करे। ठीक है, आपने एक बात का जिक्र किया, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए प्राइम न्यूज के दर्शकों से एक अपील कर दें। हम अपील लगातार करते ही चले आ रहे हैं। जो कुछ हुआ मुंबई में, बांद्रा में, जो कुछ हुआ दिल्ली में आज, या इससे पहले जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के आनंद विहार में, जहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई इस चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील समय पर, जब कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है, उनके जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हम अपील ये करना चाहते हैं कि कृपया करके किसी भी तरह की अफवाह का शिकार आप न बने, क्योंकि इस तरह की अफवाह आपकी जान पर भारी पड़ सकती है और आपका जो स्वस्थ जीवन है वो किसी संक्रमण का शिकार हो सकता है। ख़ासतौर से कोरोना संक्रमण का शिकार इस वक्त में आपका जीवन हो सकता है। तो कृपया करके अफवाहों से बचें और कतई इस तरह की अफवाहों में ना आए। जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी केंद्र सरकार है, वो पूरी कोशिश कर रही है हर मुमकिन सुविधा आप तक पहुंचाने की, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो दवाई की व्यवस्था हो या और ज़रूरी चीज़ें हों। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये कहा गया है। तो कृपया करके किसी अफवाह के शिकार आप लोग न बने। विनोद जी, हम आएंगे आपके पास, चंदेल साहब जोड़ेंगे, अजय जी दोबारा रुख करेंगे, लेकिन एक बार हम शाही साहब को जोड़ लेना चाहते हैं। शाही साहब, दो परिप्रेक्ष्य हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र के मुंबई का परिप्रेक्ष्य है, जहां कल बांद्रा में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर बहुत सारा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, संवाद आप सुन ही रहे होंगे। और दूसरा एक परिप्रेक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो बेहूदगी भरी घटनाएं हैं उन पर लगाम नहीं लग रही है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो आज के योद्धा हैं, जो मानव जीवन को बचाने में जुटे हैं, उन पर हमले नहीं रुक रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले मामलों में भी उन्होंने ये कहा था, लेकिन फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। इन दोनों विषयों पर अपनी राय रखिए कि आखिर ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। इतनी सारी अपील के बावजूद, इतने सारे एहतियात के बावजूद पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये कौन सी जहनियत है, ये कौन सा नजरिया है, हमारी समझ से बाहर है? बोलिए। राजीव जी, मुंबई से आपने पहला सवाल किया, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं पैनलिस्टों को,
भाई विनोद जी को भी मैं सुन रहा हूँ, कांग्रेस का पक्ष ये बहुत बढ़िया रखते हैं, मगर वहाँ की जो घटनाओं को सिलसिलेवार आप जोड़कर देखिए जी, वहाँ लोगों को बुलाया जाता है, बुलाने वाला शख्स जो भी हो, सुधवैया नेता हो या बड़ा नेता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सुधवैया नेता ही भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं। वहाँ पर भीड़ को बुलाया जाता है, भीड़ को ये कहा जाता है कि आप लोग आओ, क्योंकि वहाँ पर ये प्रसारित किया जा रहा है कि ये पूर्वांचल के लोग थे, बिहार के लोग थे, झारखंड के लोग थे, बंगाल के और उत्तर प्रदेश के लोग थे जी। आप पता कीजिए, बांद्रा से कोई भी ट्रेन, सिर्फ ट्रेनें जाती है, कोई ट्रेन वहां से नहीं जाती है। जबकि 15 तारीख से अगर टिकट भी होना होता तो रेलवे ने 15 तारीख से आज, चूंकि आज यानी कि आज से शुरू किया था, 14 तारीख से टिकट नहीं वहां हो रहे थे। 14 तारीख को ये भीड़ प्रायोजित तरीके से बुलाई गई। वहां पर शाम को 4 बजे वहां पर लोगों का एक वीडियो और आया है जिसमें ये कहा गया है कि रुक जाओ तुम लोग, अभी मीडिया नहीं आई है, 15,000 रुपए लेकर जाना। वहां पर बसों के लिए जो व्यवस्था वो आदमी कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये भीड़ कहाँ से बुलाई गई? ये भीड़ जो है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ही लोगों के द्वारा, उनके जो साथी हैं वहाँ के, उनके अपने लोग जो है सरकार में जो साझेदार हैं, ये वहाँ की इस तरीके से ये एक शंका जाहिर किया जा रहा है कि ये भीड़ उनके ताबूत में कील ठोकने के लिए ये कांड किया जा रहा है। और जो अभी विनोद जी ने कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का जनता दल यू के लोगों ने बड़ाई किया है, मैं एकदम स्पष्ट रूप से और खुले हृदय से कहना चाहूंगा कि पूरे देश के हर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है और आज वो काम कर रहे हैं, जिसमें एक उद्धव ठाकरे जी भी हैं। लेकिन एक आदमी, 2 आदमी और 4 आदमी नहीं, मुंबई की पुलिस पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मुंबई की पुलिस कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए बिना प्रशासन के चूक के? मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप जोड़ लेता हूं क्योंकि एक सवाल उठेगा इन लोगों का, सूरत में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एकदम अपने से जोड़ ले रहा हूँ। जहां भी गया है ये पुलिस प्रशासन की चूक है। इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जा रही है? एक आदमी, 2 आदमी करके 10-10 बैरिकेडिंग पार करके आदमी जा रहा है और ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, कैसे इकट्ठा हुई? ये पुलिस प्रशासन की चूक है। और मुंबई का जो है, मुंबई में जानबूझकर ये साजिश कराया गया है एकदम स्पष्ट रूप से, और कुछ दिन में आप देखिएगा इसका खुलासा होगा। हम इसका उत्तर लेंगे। आप उत्तर प्रदेश की घटना पर बोले शाही साहब, इसका उत्तर हम लेंगे कि जिस बड़प्पन से आपने चूक मानी है, क्या विनोद सिंह जी अपनी चूक मानेंगे? हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो असल वॉरियर्स हैं, जो अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरे जीवन को बचाने के लिए जा रहे हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क, उन पर ये हमले नहीं रुक रहे, क्यों? शाही साहब, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक करके आप यहाँ भी कड़ियों को जोड़िए। जब से ये तबलीग की घटना हुई है, तबलीग के बाद आज आप वीडियो अगर आपके सामने आया होगा, वीडियो में देखिए कौन लोग हैं पत्थर चला रहे हैं। इंदौर में किसने पत्थर चलाया? मुझे तो लगता है कि कोई वर्ग विशेष है, समाज विशेष है, समुदाय विशेष है जो मोदी जी की इस मतलब 130 करोड़ लोगों के तरफ जो जनभावना है, एक परिवार की तरफ, हमारे सारथी की तरह जो देख रहे हैं, उसको फेल करना चाहता है। डॉक्टर, पुलिस वाले, आज पुलिस वालों का काम सबके घर में सब्जी, राशन और दवाई पहुंचाना हो गया है। कानून व्यवस्था भी उनके हाथ में है, उसके अलावा भी ये काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर, वो नर्सें जो अपने घर नहीं जा पा रही हैं, अपने घर से ज्यादा अस्पताल की सेवा कर रही हैं, उनको लोग मार रहे हैं। जहनीत भरी हुई है। ये लोग जाहिल लोग हैं। इन लोगों को जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी देखिए, औरंगाबाद में, बिहार में आज हुई घटना, ये हर जगह के तार कहीं न कहीं ऐसे जगह जुड़े हुए हैं जो कि तबलीगी घटना के बाद शाहीन बाग से भी जुड़ रहे हैं। और हर जगह से मैं खुले में कहना चाहता हूं कि आज नहीं कल ये सारे लोग उजागर होंगे और सारी वीडियो सामने है। मुंह से कहने वाली कोई चीज नहीं है, देश देख रहा है। अगर ये लोग करेंगे, कल को इन लोगों की इच्छा यह है कि डॉक्टर्स की जो यूनियन होती है वो हड़ताल कर दे, जबकि डॉक्टर्स ऐसा करेंगे नहीं। आज उन्होंने अपना तन मन सब झोंक दिया है देश के लिए। ठीक है, वो हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन शाही साहब, दो विश्लेषक जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा जी और गौरव चंदेल साहब, उन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन पहले आपने मुंबई और उत्तर प्रदेश की जो घटनाओं पर प्रतिक्रिया रखी, उस पर हम आंसर लेना चाहते हैं। विनोद जी, आंसर करिए। वो अपनी चूक मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की चूक है। 10-10 नाकों को क्रॉस करके कैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है? सूरत की घटना से खुद शाही साहब ने अपने को संबद्ध किया है। तो भाई, कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो,
चूक चूक होती है और चूक की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी विनोद जी। जी राजीव जी, मैं शाही जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं। मैंने कल ही जब चर्चा हो रही थी आपके साथ तो मैंने कहा था प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है, ये मामला प्रशासनिक स्तर की लापरवाही और चूक का है और उस पर कार्रवाई होगी। और देखिए कल ही 8 बजे रात में मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरी बात की और आज उन पर विधिक कार्रवाई भी हो गई, वो चाहे घटना कहीं की हो। अब देखिए हम भले राजनीतिक दल हैं, लेकिन आज के समय में जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, हम क्या उसके लिए सीधे आरोपों का पिटारा भाजपा या मुख्यमंत्री जी के ऊपर खोल दे? ये जिम्मेदारी वाली भूमिका नहीं है, इससे बचना चाहिए। किसी भी स्तर पर अगर चूक हुई, हम इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विनय दुबे नाम का शख्स है, इसके निजी संबंध बंबई भाजपा के एक नेता से पारिवारिक रिश्ते हैं। एनसीपी से संबंध इसका हुआ है विनोद जी, और इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देखिए एनसीपी से जुड़ा है विनोद जी, शाही साहब ये कह रहे हैं एनसीपी से जुड़ा है, शाही साहब ये कह रहे हैं। इससे पहले योगेश वर्मा जी भी यही कह रहे थे और इस बात के कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत, कुछ वीडियो मिले हैं विनोद सिंह जी। उसके निजी संबंध ये जांच का विषय है, उसको प्रेरणा कहां से मिल रही थी? चुनाव लड़ा था वो उसके निजी और पारिवारिक संबंध है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। सर अब देखिए वो आरोप लगा रहे हैं कि एनसीपी से है, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक संबंध बीजेपी से है। शाही साहब राजीव जी, मैं आपके माध्यम से विनोद जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता, कौन सा जुड़ा हुआ एनआरसी और सीए का विरोध कर रहा है देश में? कोई एक नेता का नाम बता दे जिसका जुड़ाव हो। ये इस आदमी की वाल देखिए, इसने नो एनआरसी, नो सीए, नो एनपीआर का इसने बोर्ड लगा रखा है। इसने सीधा ये भारतीय जनता पार्टी से विनोद जी संबंध जोड़ रहे हैं। ये तो मतलब सरासर आंखों में दिल रोकने वाली बात है विनोद जी। प्रचारित है पूरी तरीके से। अगर वो भाजपा के लोगों से प्रेरित नहीं होते, भाजपा के संबंध नहीं होते, देखिए हम विश्लेषकों को ले शाही साहब के खिलाफ, शाही साहब विनोद जी हम विश्लेषकों को ले आए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों में ऐसा लगता है कि कब कितना ही नाजुक मौका हो खत्म नहीं होगा। ठीक है विनोद जी शाही साहब, हम जरा एक बार अजय जी और चंदेल साहब का रुख कर लें, फिर दोबारा आप लोगों के पास हम पहुंचेंगे। अजय शर्मा जी, हमें ये बताइए कि ये कैटेगराइजेशन क्यों है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने जिम्मेदार राजनीतिक दल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें चल रही हैं, ये जो चुनौती है ये वैश्विक चुनौती है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ये क्यों है? नंबर 1। अजय जी, दूसरा, ये जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो घटना हुई है, इससे पहले मध्य प्रदेश में हमने एक घटना देखी थी, ये क्या जहनियत है हमको समझ में नहीं आ रही। क्यों? मतलब जो हमारे लिए एक तरह से देवदूत हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर मानव जीवन को बचाने के लिए सर्वस्व झोंक रहे हैं, कुछ लोग उन्हीं पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं पर पत्थर, उन्हीं पर ईंटें चलाई जा रही हैं। क्यों? हम समझ नहीं पा रहे। कौन है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहा है? क्यों ये हो रहा है? देखिए राजीव जी, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, इसको साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे समझना पड़ेगा। ये कोरोना जो वायरस है एक ऐसी महामारी है जिसके अंदर लोग जो है समाज से कट जाते हैं, यानी कि उनको एक डर बैठ गया है कि हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं आपको समाज से अलग कर दिया जाता है, परिवार आपको नहीं अपनाता है, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो जब आप आइसोलेट हो जाते हैं और आप एक अस्पताल के अंदर एडमिट हो जाते हैं और तो एक डर बैठ गया लोगों के अंदर कि भाई हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे मिलने आएंगे, आपको देखने आएंगे, फल फ्रूट लेकर आएंगे, आपका हालचाल पूछेंगे। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लोग आपसे दूरी बना लेते हैं और आपको अस्पताल में भी एक अलग वार्ड में रखा जाता है। तो इस डर में आप ईंट पत्थर चलाने लगेंगे सर? देखिए, इस डर में क्या आप पुलिस कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर हमला कर देंगे, उन्हें गालियां देंगे, उन पर ईंटों से हमला करेंगे? ये डर उनके अंदर से निकालना पड़ेगा कि उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं हो रहा। सर डरे हुए लोग पत्थर नहीं चलाते अजय जी। क्या डरे हुए लोग जिनको ये डर, वो अपने को छिपाते हैं, वो अपने को दूर ले जाते हैं। अगर आपकी बात पर थोड़ा सा भी पॉइंट है आपकी बात में, तो ऐसे लोग तो छिपने की कोशिश करते हैं बजाय इसके
कि वो हमला कर दें, वो गालियां दें, वो ईंट पत्थर चलाएं, उनको ये भी पता होगा ये कोई पहली घटना तो है नहीं अजय जी। अजय जी उनको ये भी पता होगा, अजय जी उनको ये भी पता होगा कि इस घटना के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको यह भी पता होगा कि इस घटना के बाद हम पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्ती, और ये आज नहीं पहले ही कहा है, पहले भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। ऐसे में ये दलील सर, ऐसे में ये दलील कि वो डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, हमारे तो गले के नीचे उतर नहीं रही का एक मसला है, सामाजिक बहिष्कार एक मसला है। और जब उनको लगता है कि तबलीगी जमात की वजह से सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, तो बात बैठ गई है। तो इसलिए जब वो इस तरह की चीजें होती हैं तो वो इस तरह के विरोध देखने के लिए मिलते हैं। हमें ये डर निकालना पड़ेगा। हम चंदेल साहब, शाही साहब और बाकी लोगों के पास जाएं आपकी बात को लेकर खासकर। देखिए सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, चाहे ये डर बैठा हो कि हमको टारगेट किया जा रहा है, चाहे ये डर बैठा हो कि हमें आइसोलेट करके सबसे काट दिया जाएगा, किसी भी डर में हमला कहां होता है भाई? वो जो डॉक्टर्स या पुलिसकर्मी आ रहे हैं वो तो आपको बचाने आ रहे हैं, वो आपको, आपके परिवार को, आपके मोहल्ले को सहयोग करने आ रहे हैं। हुआ है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको आइसोलेट करके रखा गया 14 दिनों के लिए, फिर वो ठीक भी हुए। आज की तारीख का आंकड़ा 1000 के पार है, 1000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में ये दलील कि ये सारी हरकतें डर में, तो क्या भोपाल में भी डर में हुई? क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो दूसरी घटनाएं हुई वो भी डर में हुई? हमको तो ये डर की साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। देखिए राजीव जी, मैं इसको डर की साइकोलॉजी कहूंगा, सामाजिक बहिष्कार की साइकोलॉजी कहूंगा। इसके अंदर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग अब उसके लिए भी इलाज किया जा रहा है। इतने सारे लोग जो अलग अलग घरेलू हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी हैं, इतनी सारी खबरें हमारे सामने हैं। अभी बनारस एक लड़का पहुंचा है 1400 किलोमीटर की पदयात्रा करके, और उसकी मां ने घर का दरवाजा नहीं खोला। ये कैसा डर है जहां पर एक 9 साल का बच्चा भी एम्बुलेंस सर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि दरवाजा नहीं खोला, लेकिन हमला तो नहीं किया ना भाई। दरवाजा नहीं खोला, अपने आप को छिपाया। मां और बेटे के रिश्ते में ऐसा होना नहीं चाहिए। भावना इस हद तक होती है एक मां की अपने पुत्र, अपने बेटे के प्रति, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की वजह से, चूंकि वो मुंबई से चल के आ रहा था, वो बेहद थका हुआ था, भूखा था, हमला नहीं किया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। ये बात आपकी सही है, ये खबरों में ये चर्चा में रहा है। लेकिन यहाँ जो मुरादाबाद में हो रहा है वह बाकायदा हमला हो रहा है। हम शाहिद साहब को, चंदेल साहब को आपकी बात से जोड़ना चाहते हैं, विनोद जी को हम जोड़ना चाहते हैं। पहले जल्दी से चंदेल साहब और उसके बाद फिर हम शाहिद साहब को जोड़ेंगे। चंदेल साहब, आपको लगता है कि डर की वजह से ऐसा हो रहा है? ठीक है अजय सर, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हम आपके पॉइंट पर विश्लेषकों की राय जानना चाहते हैं। चंदेल साहब सहमत है कि क्या इतना डर बैठ जाए कि जो हमें बचाने आए, हम डर की वजह से उन पर ही हमला कर दें? नहीं राजीव जी, देखिए इसको इस तरीके से सोचना बिल्कुल गलत है। डर की वजह से हमला, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, हमला कोई नहीं करेगा डर की वजह से। ये जो इंसिडेंट है मुरादाबाद का हाजी ने मस्जिद एरिया में हुआ है, और इस एरिया के अंदर एक्चुअली जो पहला इसको एक कारण इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे आपने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर तबलीगी जमात और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेट करके इस चीज को काफी ज्यादा मीडिया के अंदर भी इस चीज लाइमलाइट में रहा। उसके बाद सर मैं बीच में, सर आपको बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। जोड़ दिया जाए, मैं अभी पूरी कर लूँ सर, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया। अजय जी एक बार चंदेल साहब बोल लेंगे, फिर हम जरूर आपको मौका देंगे, आप बात रखिएगा। बोलिए चंदेल साहब, बोलिए। बात बोलूं, बोलिए चंदेल साहब, बोलिए। इस तरीके से समझने की जरूरत है कि उस चीज से रिलेट करते हुए अगर आप इन इंसिडेंट को देखेंगे आज वाले को, तो क्या मस्जिद एरिया के अंदर हुआ, जहां पर कि पहले से ही आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इस पर्टिकुलर मिशन के खिलाफ किस तरीके का रवैया रहा है। मैं पूरी कम्युनिटी से चीज को रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ तत्व ऐसे इस कम्युनिटी के अंदर हैं जो अभी भी लॉकडाउन 1 को तो अनसक्सेसफुल कर ही चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा के मामले, 50% से ज्यादा के मामले तबलीगी जमात के निकल करके आए थे दिल्ली के अंदर। अगर आप ऑल इंडिया इस डेटा को भी देखेंगे तब भी आपको ये डेटा मिल जाएगा कि 50% ज्यादा लोग 2.0 के अंदर भी, जब 2.0 के अंदर 20 अप्रैल से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रियायतें दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे चिन्हित एरिया हैं जिनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। उनके अलावा जो बाकी नॉन स्पॉट हॉटस्पॉट एरिया है जो कि 207 के आसपास, बहुत जल्दी से हम एक बार शाही साहब को, विनोद जी को जोड़ ले, और हम चाहते हैं कि फिर अजय जी एक बार समग्रता में जवाब दे सारे मेहमानों के बोलने के बाद कि क्या वाकई वो डर की थ्योरी मानते हैं या फिर उस पर उससे विड्रॉ करते हैं। शाही साहब, आपको लगता है कि अजय जी जो कह रहे हैं वो अपने आप में एक नजरिया हो सकता है? क्या वाकई जो हमले हो रहे हैं वो इस डर में, इस खौफ में हो रहे हैं कि हमको साहब आप समाज से काट देंगे, आइसोलेट कर देंगे, वगैरह वगैरह, है क्या ऐसा?
मैं अजय जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चंदेल साहब की जो बात उन्होंने कहा, मैं एकदम से उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि तबलीगी जमात से आई है। आप सिलसिलेवार उठाकर देखिए, कोई भी घटना हुई है, आप दिल्ली की घटना, दिल्ली की इंदौर की घटना देखिए, औरंगाबाद की घटना देखिए, ये डर के वजह से कोई पत्थर नहीं चलाता है। डर की वजह से आप हिंदुस्तान में जब पोलियो आया था, तभी इसी वर्ग ने कहा था नहीं, पोलियो का ड्रॉप नहीं पीना है, ये नपुंसकता फैलाता है। तो आज वही घरों में जाकर थूकना, ये कोई डर है? लोगों के घरों में जाकर आप थूक रहे हैं, ये डर है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक अंदर का गुस्सा निकल रहा है कि हम इसका विरोध कैसे करें, और उस विरोध में ये डॉक्टर को इन लोगों ने जो इनके घर तक जा रहे हैं, इन्हीं के भलाई के लिए डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। विनोद सिंह जी राजीव जी, अजय जी की बात का महत्व कुछ हद तक इसलिए है, आखिर क्या कारण है किसी भी समय में जब 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी विचारधारा के लोग समाज में एक दूरी, वैमनस्यता, नफरत और घृणा की जो राजनीति कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिक ताने बाने को, पारिवारिक एकता को विनोद जी, ऐसे वक्त में कोई पॉलिटिकल लीडर या कार्यकर्ता नहीं जा रहा है विनोद जी, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी जा रहे हैं। विनोद जी कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर्स इलाज के लिए जा रहे हैं, एम्बुलेंस लेकर जा रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो जा नहीं रहा है जिससे ही लोग भड़क गए और उसके बाद हमला कर दिया हो। विनोद जी नहीं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक पक्षी कार्रवाई, एक पक्षी बात, और वो लोग जो आरोपित नहीं है, षड्यंत्र के तहत, प्रोपेगेंडा की तहत किसी को आरोपित करने का काम किया जाएगा तो रिएक्शन हो सकता है, फिर भी नहीं होना चाहिए। संयम का पालन होना चाहिए, लेकिन संयम की जिम्मेदारी, प्यार, सद्भाव, एकता की जिम्मेदारी हर मोर्चे, हर समय पर जिम्मेदार सरकारों की होती है। उस सीमाओं में इनकी सरकार ने, इनके मुखिया ने तार करने का काम किया है। शाही साहब आपने जो कहा, चंदेल साहब ने जो कहा, अजय जी को एक मौका है कि वो आप तीनों लोगों की बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। बोलिए अजय जी। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये सामाजिक बहिष्कार और एक जो डर है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। बहुत सारे ऐसे हमारे पास में आंकड़े आए हैं, चाहे जब हमने देखा कि अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, कुछ लोग अस्पताल से भाग गए, कुछ लोग जो है घर से बाहर निकल गए, या ये इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जो बताती हैं कि एक डर बैठ गया है। और जो लॉकडाउन हुआ है, सब कुछ हुआ, उसमें लोग डिप्रेशन में भी चले गए। तो मैं एक सिर्फ धर्म विशेष की वजह से या एक मरकज या तबलीगी जमात की वजह से पूरी कौम को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा, तो हम आगे का सवाल पूछे सर, एक आगे का, अजय जी आगे का सवाल हम बिल्कुल, अच्छा क्या किया जाए हमें बताएं सर। ये जो जमात वाली बात है, ये जो जमात वाली बात है, इसको थोड़ा अलग करके ये जो हमला हो रहा है जिस पर आपने टिप्पणी की है कि डर बैठा है, हमें बताइए कि क्या जाए। बीमारी या संक्रमण का नेचर तो ये है कि उसे 14 दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा, ऐसे में क्या जाए? आप भी बताइए क्या रेमेडी है, क्या तरीका है? मैं उसी पर आ रहा हूं। राजीव जी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बेअंदाज, बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। ओह, अरे सर, अभी तो कहां विनोद जी, कहां बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता को इस तरह का बयान या वो सब दे रहे हैं जो आप ये बात कह रहे हैं? इस वक्त तो चुनौती बिल्कुल दूसरी है। नहीं, आपने देखा दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेके हर स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है। जब से दिल्ली की घटना हुई, अपनी नाकामी, अपनी प्रशासनिक फेलियर को छिपाने के लिए गृहमंत्री की सर देखिए, हर जगह जहां राजनीतिक दल सरकारें चला रहे हैं वहां तो यही कोशिश होती है जिसका आरोप आप दिल्ली पर लगा रहे हैं। शाही साहब छोटा सा आंसर करिए, शाही साहब छोटा सा आंसर अजय जी और विनोद जी की बात पर, छोटा सा 10-15 सेकंड में खत्म करें सर, बोलिए। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। ये जो गलत कर रहे हैं उनको गलत कहने का समय है। हर सरकार भरपूर मदद कर रही है। भारत सरकार ने खजाना खोल रखा है, कहीं पर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। और ये इस काम में सबको, हमको, आपको, सबको मिलके इस काम को बढ़ाना है कि हमारे देश से कोरोना को भगाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। हम दोहरा दें कि ये समय वाकई इस सब चीज़ का नहीं है। ये सारा हिसाब किताब, आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारा आगे वक्त आएगा जब ये सब हो सकेगा, हम कर पाएंगे। आज का समय है एकजुटता दिखाने का, एकजुटता कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर।
एकजुटता सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, एकजुटता लॉकडाउन को लेकर और सरकार के दिशा निर्देशों को लेकर। कृपया करके उन्हें जरूर मानिए, क्योंकि वो हमारे और आपके जीवन के लिए हैं, हमें सेफ बनाने के लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं।